अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रज़ाक खट्टी। प्रोग्राम की इब्तदा में आज मैं आपको माजी की और आज के दिन की एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं ताकि आप भी थोड़ा रिफ्रेश हो लें, मज़ा लें इस वीडियो का। उसके बाद इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। बदलने वाला है, रोक सकते हो तो रोको। हाँ, नया पाकिस्तान बनने वाला है, रोक सकते हो तो रोको। पाकिस्तान का 60,000 अरब रुपया जो बाहर पड़ा है उसे लेके आएंगे, रोक सकते हो तो रोको। जनरल्स फिर नेचुरल लीडरशिप नहीं आने देते, वो फिर अपने पुत्रों को सामने लेके आते। नेचुरल लीडरशिप से क्या मुराद है? नेचुरल लीडरशिप तो लोग ऊपर लेके आते हैं ना, जो लोगों का नेचुरल लीडर है। फौज एक मैन्युफैक्चर करती है लीडरशिप, जान के लेके उस इंसान को आते हैं जिसको वो कंट्रोल कर सकते हैं। अब कंट्रोल किसको कर सकते हैं? या वो करप्ट होता है या उसके करप्शन की फाइल होगी, उसको कंट्रोल करेंगे, और या वो एक नाहला आदमी होगा जिसकी कोई स्टैंडिंग ही नहीं होगी। अगर कोरोना वायरस होता है तो आपको कोई एक फ्लू की तरह होगा, चंद दिनों के बाद लोग इसको सीरियसली नहीं रहते हैं। आम लोग समझते हैं कि ये कुछ है ही नहीं, एक ये फ्लू है। जब आपकी टीम बन जाए उसके बाद फिर आपको एक पूरा टाइम मिलना चाहिए गवर्नमेंट संभालने से पहले कि स्पेसिफिकली गवर्नमेंट की तैयारी करें। जब आप ऑफिस संभालें तो आपको पूरी तरह पता हो कि मैंने क्या एजेंडा इंप्लीमेंट करना है। तो मैंने अब जब अपने आप को देखता हूं तो हमें तो 3 महीने तो सिर्फ समझने पे लग गए। हर चीज जो हम बाहर से बैठ के देख रहे थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी जब गवर्नमेंट पावर सेक्टर की, यानी 1.5 साल तक हमें एक्चुअल फिगर्स का ही नहीं पता चल रहा था। वही मिनिस्ट्री से कभी कोई फिगर आ जाती थी, हम समझते थे बड़ा अच्छा कर रहे हैं, फिर पता चलता था कोई और फिगर आ गई है और हम इतना अच्छा नहीं कर रहे। असेसमेंट दे रहा हूं कि कभी भी गवर्नमेंट को, एक नई गवर्नमेंट आती है, उसको कभी भी इस तरह पावर में नहीं आना चाहिए, उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। वजीर आजम की वीडियो आपने देखी और आज हैरान कुन तौर पर वो कह रहे थे कि जो बाइडेन को भी 2.5 माह मिले हैं और उनको अपनी हुकूमत की तैयारी करने के हवाले से सारी ब्रीफिंग्स मिली हैं, लेकिन उनका शिकवा ये था कि जब भी कोई नई हुकूमत इक़्तिदार में आए तो उसे कम से कम 3 माह पहले इस तरह की ब्रीफिंग्स मिलनी चाहिए ताकि तमाम वजारतें तैयारी करें और जो वज़ीर आज़म है वो टीम बनाए। आज उन्होंने एक बड़ी नई बात की और उन्होंने कहा कि 1.5 साल तक पावर डिवीज़न जो है उनकी जानिब से हमें मुख्तलिफ फिगर्स दिए जाते रहे और कभी कहा जाता रहा कि ये फिगर्स हैं, कभी कहा जाता रहा ये फिगर्स हैं, लेकिन 1.5 साल बाद वज़ीर आज़म को पता चला कि 1.5 साल के दौरान उनके साथ मुसलसल झूठ बोला जाता रहा। मैंने लफ्ज़ झूठ का इस्तेमाल किया, उन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन उनका कहने का मकसद यही था। हैरानगी की बात यह है कि हमारे वज़ीर आज़म को पता नहीं कौन से इशूज़ हैं। ये वही वज़ीर आज़म हैं जो कहते थे कि अगर मैं वज़ीर आज़म होता तो IMF के पास जाने से पहले खुदकुशी कर लेता। इस खुदकुशी के खौफ से वो 6 माह तक IMF के पास नहीं गए और उसके नतीजे में मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हो गया और उसके बाद वही काम उन्होंने दोबारा किया, यानी 100 प्याज और 100 जूतों वाला। जब वो IMF के पास गए तो उनकी शराइत बहुत ही ज़्यादा कड़ी हो गई और उसके नतीजे में मुल्क के अंदर महंगाई का तूफान आ गया और वो उसने हुकूमत की मुखालफत में शदीद इजाफा किया। लेकिन वज़ीर आज़म को इस बात का अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि वज़ीर आज़म तो कह रहे थे कि जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो आते के साथ ही जो बाहर मुल्क के पाकिस्तान के 200 अरब डॉलर पड़े हैं वो यहाँ ले आएंगे, कर्जा वापस कर लेंगे। ये सारी बातें उन्होंने की थी। उसके बाद हमारे इसी वज़ीर आज़म ने ये एक कर्जा कमीशन बनाया था। आपको याद होगा कि कुछ माह पहले की बात है, लेकिन अचानक उसके ऊपर खामोशी छा गई। असल मसला ये था कि अगर पाकिस्तान को इस सारे अरसे के दौरान जितने भी कर्जे मिले हैं उसका हिसाब किताब शुरू हो जाए या हिसाब किताब सामने आए तो लग पता जाएगा कि किसने कितने पैसे लिए हैं। और यही सबब था कि वज़ीर आज़म को उनके बड़ों ने कहा कि फ़िलहाल खामोश रहो, बाद में देखेंगे। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में एक सिलेक्टेड हिस्सा जो है कर्जों के हवाले से वो सामने लाया जाएगा और वही अपोजिशन के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह हमारे वज़ीर आज़म ने बहुत सारी बातें की थी। उसने कहा था कि मुल्क के अंदर
روزانہ 10 ارب روپے کی کرپشن ہوتی ہے. جب سے وہ اقتدار میں آئے ہیں اگر ہم کیلکولیشن کریں تو یہ سینکڑوں ارب روپے ہو گئے, لیکن ملک کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی. اسی طرح لوگوں کی زندگی بجائے اچھی ہونے کے مزید خراب ہو گئی ہے. اب ایشو یہ ہے ہمارے وزیر اعظم کا, آج انہوں نے ایک نیا فیصلہ کیا ہے. اب تمام وزارتوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا گیا ہے کہ یہ تمام وزارتیں اپنی کارکردگی کے حوالے سے وزیر اعظم کے ساتھ ایگریمنٹ کریں گی اور اس کے بعد وزیر اعظم کو اپنی کارکردگی دکھائیں گی. سوال یہ ہے کہ پھر یہ آپ 2.5 سال کیا کرتے رہے؟ کیا یہ بات آپ کو پہلے ذہن میں نہیں آئی تھی؟ حالانکہ پہلے دن سے ڈاکٹر عشرت حسین جسے اصلاحات کے حوالے سے مشیر رکھا گیا ہے, ان کا عہدہ جو ہے وہ وفاقی وزیر کے برابر کا ہے, اس کے باوجود ابھی تک حکومتی مشینری کے اندر جو اصلاحات ہونی چاہیے وہ نہیں ہوئی, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی طریقہ کار چل رہا ہے. جبکہ حیرانگی کی بات یہ کہ ساری جو اصلاحات ہوتی ہیں اس میں آپ پارلیمنٹ کو آن بورڈ لیتے ہیں, لیکن پارلیمنٹ کو اس سارے عرصے کے دوران کمزور کر دیا گیا, بے توقیر کر دیا گیا, عضو معطل کی طرح کر دیا گیا. اب اس سے کوئی کام نہیں ہوتا. نہ پارلیمنٹ کے اندر اسٹینڈنگ کمیٹیز کام کرتی ہیں, نہ پارلیمنٹ خود کام کرتی ہے. قانون سازی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, سارا کام آرڈیننس پر ہوتا ہے. لیکن یہ سارا کام اس لیے کیا جاتا ہے کہ اگر آپ قانون سازی کریں گے تو اپوزیشن کو ساتھ بٹھائیں گے, اپوزیشن بیٹھے گی تو بات چیت ہوگی, ورکنگ ریلیشن شپ بڑھے گی تو لوگ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے, اور ایک دوسرے کے قریب آئیں گے تو جو تلخیاں ہیں, نفرت ہے, وہ ختم ہو جائے گی. وزیر اعظم نہیں چاہتے, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ سارے چور اور لٹیرے ہیں, سارے ڈاکو ہیں, ان کو چوک کے اوپر ٹانگ دینا چاہیے, لیکن ان کا بس نہیں چلتا. یہی سبب ہے کہ اب وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک امریکہ کا اس طرح کا نظام آئے کہ اس کے اندر جب کوئی بندہ صدر منتخب ہو جائے تو 2-2.5 ماہ کے دوران وہ اپنی پوری کابینہ ترتیب دے, ان کو تمام منسٹریز, تمام وزارتیں بریفنگ دیں. اس کے بعد وہ پوری حکومت چلانے کی جب پوزیشن میں آئے تو 20 جنوری جس طرح امریکہ میں نیا صدر حلف لیتا ہے, اس طرح پاکستان میں بھی کوئی 20 جنوری آئے. اور میرا خیال ہے کہ یہی سبب ہے کہ پاکستان کے اندر ان کو یہ وزارت عظمیٰ والا جو نظام ہے وہ سوٹ نہیں کرتا. ان کو جو لوگ لائے ہیں ان کو بھی سوٹ نہیں کرتا. ان کو 18ویں ترمیم بھی اس لیے سوٹ نہیں کرتی کہ صوبے خود مختار ہو گئے, کیونکہ اس ترمیم کے اندر واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ صوبوں کا جو 58% حصہ ہے ٹیکسز میں وہ کم نہیں ہو سکتا, بڑھ تو سکتا ہے. تو اب یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ان کے گلے میں ایک کانٹے کی طرح اٹکی ہوئی ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی صورت میں اس نظام کو تبدیلی کی طرف لایا جائے. یہی سبب ہے کہ ہمارے وزیر اعظم جس نظام کے تحت اس ملک کے وزیر اعظم ہیں وہ اس نظام کو خود ہی پسند نہیں کرتے. وہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر ان کی تو کوشش ہے کہ ساری پارٹیاں ختم ہو جائیں, ایک ہی پارٹی ہو, 1 پارٹی گورنمنٹ ہو, اور اس کے حساب سے ہی پورا ملک کا نظام چلایا جائے. لیکن اگر ان کی خواہش پوری بھی نہ ہو تو اس طرح کا نظام ضرور ہو کہ ملک کے اندر صدارتی نظام ہو, صدر جو ہے وہ مکمل طور پر بااختیار ہو, کسی کے سامنے جواب دہ نہ ہو, منتخب ہو کر آ جائے تو تمام کابینہ کا جو ہے وہ خود ہی انتخاب کرے اور اس کے نتیجے میں پوری کابینہ بنائے. بظاہر یہ بڑی اچھی بات ہے, سمجھ میں بھی آتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. لیکن ہمارے وزیر اعظم کو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پاکستان کا جو 70 سال کا جو ڈھانچہ ہے اس میں پاکستان کی فوج, سول بیوروکریسی, اس کے ساتھ ساتھ جو جاگیردار ہیں ان کا ایک نیکسس بنا ہوا ہے. یہ سارے لوگ مل ملا کے اپنا پاور چلاتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں نا, جو الیکٹیبلز ہوتے ہیں برادری کی سطح پر ووٹ لیتے ہیں, آزاد انتخابات لڑتے ہیں, اس کے بعد حکومتوں کے اندر شامل ہوتے ہیں اور اپنا حصہ اس میں سے لیتے ہیں. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ان کی ڈوریں ہوتی ہیں, وہ جس طرح چاہتی ہیں ان کو چلاتی ہیں. یہی سبب ہے کہ پاکستان کا جو سویلین سیٹ اپ ہے یا سیاسی نظام ہے وہ اس لیے طاقتور نہیں ہو سکتا کہ سیاسی نظام خود کمزور ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو بتاؤں, وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2006 میں جب میثاق جمہوریت ہوا, پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون, میاں نواز شریف اور محترمہ بینظیر بھٹو نے جب اس دستاویزات پر دستخط کیے
तो उसके नतीजे में एक जो नई सूरत हाल ने जन्म लिया वो ये था कि सियासी फोर्सेस को स्पेस देने का फैसला हुआ कि जो हुकूमतें हैं अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। उसके नतीजे में उनकी जितनी भी बदमाशियां हैं, जितनी भी बैड गवर्नेंस हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वक्त चलता जाएगा तो निज़ाम के अंदर से खराबियां सामने आएंगी, उसको ख़त्म करने का एक हल भी सामने आएगा। लेकिन इस दौरान इमरान खान की शक्ल में एक नई सियासी कुव्वत पाकिस्तान में लाई गई जो प्योर प्रो एस्टेब्लिशमेंट थी। और अब हम देख रहे हैं कि चोर डाकू के नैरेटिव के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर सियासत इतनी बदनाम हो चुकी है कि लोग कहते हैं कि सियासतदान चोर डाकू हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि जिस तरह मरूमा आसमा जहांगीर कहा करती थी, इस दिन इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट की करप्शन सामने आएगी तो आपको इस मुल्क के सियासतदान फरिश्ते लगेंगे। और इस सिलसिले में आपने देखा कि रिटायर्ड जनरल आसिम सलीम बाजवा के जो पापा जॉन्स और दीगर जो असासों के हवाले से स्टोरी सामने आई थी तो सारे लोगों के सर पर हाथ थे कि ये क्या हो गया। हालांकि वो इस बात की तरदीद करते रहे, लेकिन उसके बावजूद इतनी तनकीद के बावजूद भी वो अपने ओहदे पर मौजूद हैं, क्योंकि हुब्बुल वतनी का मामला है, पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का मामला है। बाकी सारे लोगों की हुब्बुल वतनी मशकूक होती है, क्योंकि जो लोग उन पर तनकीद करते हैं वो गद्दारी के ज़ुमरे में चले जाते हैं। बहरहाल हमारे वज़ीर आज़म का मिजाज भी कुछ ऐसा ही है, और यही सबब था कि आज जब उन्होंने ये इज़हार किया तो उन्होंने कहा कि देखो यार, जो बाइडन को भी 2.5 माह मिले हैं और उन्होंने सारी ब्रीफिंग ली, लेकिन ये वही वज़ीर आज़म हैं जो हुकूमत में आने से पहले कहते रहे थे कि हमने सारी तैयारी कर ली है, हम जैसे ही पावर में आएंगे तो 3 माह के अंदर आपको बड़ी तब्दीली नजर आएगी। आज 2.5 साल बाद उन्होंने वही बात कही है कि 1.5 साल तो हमें गुजर गया, हमारे साथ तो वजारत पावर डिवीजन जो है वो झूठ बोलती रही। आप याद रखिएगा कि ये पता नहीं जितने भी अरसा होंगे ये यही कहते रहेंगे कि हमारे साथ सिविल ब्यूरोक्रेसी और जो दीगर ब्यूरोक्रेसी है वो हमें लॉलीपॉप देती रही, झूठ बोलती रही। लेकिन उसके बावजूद भी ये हमारे साहब जो हैं वो बातें करने के जो बड़े जो हैं वो माहिर हैं, और इस तरह की बातें करते हैं कि बंदा फिलहाल तो कहता है कि यार बात तो बड़ी ज़बरदस्त करता है, लेकिन इनकी बातें जब पर्दे पर फिल्म चल रही होती है और हीरो जो डायलॉग जिस अंदाज से बोल रहा होता है, बंदे तालियां बजा रहे होते हैं, जब फिल्म ख़त्म होती है तब उन्हें अंदाज़ा होता है कि ये फिल्म ही थी, हकीकी दुनिया कोई और है। हम इस वक्त पाकिस्तान की एक ऐसी फिल्म देख रहे हैं जिसके हीरो इमरान खान है। देखते हैं कि ये फिल्म कब ख़त्म होती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, ताकि आने वाले दिनों में हम इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बना सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।